नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, विगत दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार में सरकार बन गई, लेकिन इस चुनाव में दो राजनीतिक दलों को जबरदस्त धक्का लगा बिहार में। एक तो सबसे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी। प्रशांत किशोर की पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी बिहार में, वैसे पिछले वर्ष जो उपचुनाव हुए थे 4 विधानसभा सीटों पर, उनमें चुनाव लड़ा था प्रशांत किशोर की पार्टी ने और लगभग 10% मत आया था। और उस उपचुनाव के परिणाम से प्रशांत किशोर इतने उत्साहित हो गए कि पूरे 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। लेकिन 243 में एक भी सीट प्रशांत किशोर चुनाव जीत नहीं पाए। केवल 2 सीट ऐसी थी जहां पर कि प्रशांत किशोर की पार्टी की जमानत बची। और कांग्रेस पार्टी के पास 19 विधायक थे, लेकिन जहां कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि इस बार विधायकों की संख्या बढ़ेगी, वहीं उल्टा हुआ कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 1/3 हो गई। मतलब 19 से घटकर मात्र 6 पे आ गए। तो बिहार में सरकार भी बन चुकी है। अब उसके बाद जब प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी दोनों की एक गुप्त मीटिंग हुई है कुछ दिन पहले, और मीटिंग से जो बातें निकल कर आ रही है उसके अनुसार ऐसा संकेत मिल रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी का कांग्रेस में जल्दी विलय हो सकता है। मित्रों, आपको पता है कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर का केमिस्ट्री एक अलग लेवल का रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, और उन 2017 के विधानसभा चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं, याद होगा आपको, जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही थी वहां, आपको याद होगा। और उस चुनाव के में कांग्रेस पार्टी के लिए रणनीतिकार के रूप में काम कर रहे थे प्रशांत किशोर। अब तक प्रशांत किशोर की एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में, एक राजनेता के रूप में जो बिहार में पराजय हुई प्रशांत किशोर की, वो प्रशांत किशोर के लिए अनपेक्षित था। हाँ, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे। प्रशांत किशोर को भी दावा नहीं, अनुमान नहीं रहा होगा कि प्रशांत किशोर पहले ही चुनाव में बिहार में सत्ता में आ जाएंगे। ठीक है, बरबोलापन में उन्होंने कहा होगा, या चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल दावा करता है कि हम या तो हम सरकार बनाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर तो ये कहते पाए गए कि या तो अर्श या फिर फर्श। तो खैर, अर्श तो मिला नहीं, फर्श जरूर मिला। तो अब जब फर्श पर आ गए हैं प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी भी फर्श पे आ गई है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मीटिंग को। तो चलते हैं 2017 में क्या क्या हुआ था। 2017 में मित्रों हुआ यह था कि प्रशांत किशोर के जीवन की, जैसे राजनेता के रूप में सबसे बड़ी एकमात्र चुनाव लड़ा बिहार में जहां भारी विफलता हाथ लगी, वैसे ही एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर के लिए अनपेक्षित, आप कह सकते हैं, विफलता थी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2017, जब लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी को आगे करके चुनाव लड़ा गया था। कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था और प्रशांत किशोर ने लड़वाया था। तो उसके बाद का पता है आपको कि क्या परिस्थिति हुई। उसके बाद स्थिति यह बनी कि फिर प्रशांत किशोर जो है जदयू में थे, उन दिनों भी जदयू में रहकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जदयू से निष्कासन के बाद प्रशांत किशोर ने मन बना लिया था कि अब कांग्रेस पार्टी के साथ ही उनकी राजनीति होगी। ठीक 2021 में जब उनको निकाला गया, CAA का मामला जब थोड़ा ठंडा हुआ, पवन वर्मा के साथ उनको जदयू से निष्कासित किया गया, तो 2022 में कांग्रेस आलाकमान के साथ उनकी बातचीत की शुरुआत होती है। यहां तक कि अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ पर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया था। उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के फिर से पुनर्जीवित करने का रोड मैप एक तैयार किया था। और उस रोड मैप का प्रेजेंटेशन जो है G23, आपको याद होगा उस दौर में काफी चर्चित रही थी, उसके समक्ष भी हुआ था। तो G23 के लोगों ने इसे माना था कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से प्रशांत किशोर कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बातें सोनिया गांधी को समझ में आई और सोनिया गांधी ने मना कर दिया, बल्कि एक बीच का रास्ता बताया प्रशांत किशोर को।
बीच का रास्ता यह बनाया कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस कार्य समिति के अंदर ही एक इंपावर्ड ग्रुप होगा जिसके संयोजक बनेंगे प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर रणनीति बनाने का काम करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया कि इस प्रस्ताव में प्रशांत किशोर के पास काम तो होगा लेकिन अधिकार नहीं होगा, और जब प्रशांत किशोर के पास कोई अधिकार नहीं होगा तो प्रशांत किशोर कांग्रेस को बदल नहीं सकते। क्योंकि प्रशांत किशोर का मानना था कि कांग्रेस पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसे कांग्रेस पार्टी के स्थापित नेतृत्व में जो लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावे ऐसे लोगों ने इसे प्रशांत किशोर का कांग्रेस पार्टी पर कब्जा जमाने का एक प्रयास माना। अंततः प्रशांत किशोर ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया, और फिर उसके बाद से आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने अपना पहले एक पदयात्रा किया बिहार में, जनसुराज पदयात्रा, उसके बाद फिर अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई और राजनीतिक पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़े। बिहार विधानसभा चुनाव लड़े तो परिणाम आया, और इस परिणाम से निराश प्रशांत किशोर की अब प्रियंका गांधी से मुलाकात हो रही है, और मुलाकात होते ही जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो संकेत ये निकल कर आ रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को भी प्रशांत किशोर की जरूरत है और प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। इसलिए कि प्रशांत किशोर ने अब ये जब तय कर लिया कि प्रशांत किशोर को राजनीति करनी है, तो प्रशांत किशोर को जनसुराज के नाम पर राजनीति करने में बहुत ही मुश्किल है। क्या क्या मुश्किल है? आपको याद होगा जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो पॉलिटिकल आइडिया के मंच पर मैंने कई बार इस विषय को रखा कि प्रशांत किशोर को यदि ये लगता है या किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई अकेले अपने बलबूते पर बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में आज के दिन में कोई अलग स्थान बना सकता है, बिना कुछ विशेष किए, विशेष कोई रणनीति बनाए, बिना कोई विशेष विचार। चूंकि देखिए होता क्या कि किसी भी राजनीतिक दल का गठन के 3 आधार होते हैं, नीति, नियत और नेतृत्व। तो प्रशांत किशोर की नीति कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि जितने भी देश के अंदर मध्यमार्गी राजनीतिक दल हैं उनकी नीतियों से कहीं कुछ अलग हो। अगर प्रशांत किशोर को वोट देने से बेहतर लोगों ने समझा कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट डालो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट डालो, बिहार के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टियों को वोट डालो, या फिर जिनको इन्हें वोट नहीं देना था वो सीधे बीजेपी के पास गए। प्रशांत किशोर के पास बचा क्या? प्रशांत किशोर को जो भी वोट मिला वो मिला उम्मीदवारों के नाम पर। तो यहीं से निकल कर आता है नेतृत्व। प्रशांत किशोर जिस पार्टी की स्थापना करने जा रहे थे उसमें केवल एक नेता था, प्रशांत किशोर, और नीति नहीं थी, नियत स्पष्ट नहीं थी, केवल एक नेतृत्व था प्रशांत किशोर का। तो जब नीति और नियत ये स्पष्ट नहीं है तब तो फिर नेतृत्व कम से कम 243 विधानसभा सीट पर चाहिए, और प्रशांत किशोर खुद भी किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ना नीति बची, ना नियत बचा, ना नेतृत्व बचा। कांग्रेस की समस्या है, कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास नाम तो है, नेता भी है, नीति भी है, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा नहीं है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर बिहार में सत्ता में आ सकती है। कांग्रेस का जिसके साथ गठबंधन है, अगर हम बिहार की राजनीति के संदर्भ में चर्चा करें तो कांग्रेस की जिस राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन है उस राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ ध्रुवीकरण होता है, और उसके फेर में कांग्रेस पार्टी भी गेहूं के साथ घुन भी पीसता है। तो वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की भी हुई बिहार में। तो कांग्रेस को कांग्रेस के नाम पर भी जो वोट मिलना चाहिए वो आरजेडी के साथ होने के कारण नहीं मिलता। तो इसीलिए कांग्रेस को भी जरूरत है प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर को भी जरूरत है कांग्रेस की।
तो ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का अब परिणाम क्या होता है ये तो आने वाले दिन में चलेगा पता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ दो सबसे बड़ी चीजें हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी के पास अगर हम बिहार की बात करें तो चूंकि जहां जहां जिन जिन राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति की क्षेत्रीय दल के साथ, वहां वहां कांग्रेस का संगठन कमजोर हो गया। कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवार जितने भी कांग्रेस पार्टी में थे वो सब के सब, चूंकि कांग्रेस बहुत ही कम सीटों पे लड़ना शुरू कर दी, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे जहां भी कहीं भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन है, वहां सीमित सीटों पर लड़ने के कारण जितने भी कांग्रेस पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार हुआ करते थे, बड़े कद के नेता हुआ करते थे, किसी ने भी कांग्रेस के साथ राजनीति करने को अपनी जीत की सफलता की गारंटी नहीं माना। परिणाम स्वरूप ऐसे जो नेता कांग्रेस के साथ थे वह भी कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों में शामिल होते गए और नए नए चुनाव जिताऊ नेता कांग्रेस के अंदर से नेतृत्व निकलना बंद हो गया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर राजनीति करने में किसी को अपनी संभावना ही दिखी नहीं या दिखती नहीं है। आपको याद होगा अभी इसी विधानसभा चुनाव के दौरान अगर बिहार का अगर उदाहरण लेंगे हम, तो बिहार में क्या हुआ? बिहार में कांग्रेस पार्टी के पास जितने भी उम्मीदवार लड़े उसमें 40% उम्मीदवार ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी में कभी रहे ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो एनडीए में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के 90% उम्मीदवार पार्टी में काम करने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी में के लिए काम करने वाले लोगों को टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास वैसे उम्मीदवार ही नहीं थे, क्योंकि जो भी ऐसे उम्मीदवार या ऐसे चेहरे बनते भी हैं उनको अगर गैर भाजपा विरोधी राजनीति भी करनी है अगर, तो वो राष्ट्रीय जनता दल को चुनेंगे, क्योंकि वहां संभावना ज्यादा बड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल 143 सीट पे लड़ी, कांग्रेस 61 सीट पे लड़ी, तो स्वाभाविक है हर गठबंधन में होता है। अभी आप बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों की सूची देख लीजिए, उनके विधायकों की सूची देख लीजिए, अधिकतर उम्मीदवार और अधिकतर जीते हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े। तो जब तक कोई भी राजनीतिक दल आज की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में 24/7 काम नहीं करेगी, तब तक वो परिवर्तन लेकर नहीं आ सकती। और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरह ही 24/7 राजनीति करने वाला चेहरा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसीलिए बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यदि कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा करना चाहती है तो प्रशांत किशोर के साथ दोस्ती करना कांग्रेस के लिए कहीं से भी नुकसानदायक तो नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।